तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो मैंने कल आप लोगों को कुछ काम दिया था, होमवर्क दिया था, एटलस देखने को कहा था, फिजिकल और कुछ कहा, कुछ और भी कहा था या सिर्फ एटलस देखने को कहा था? हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट को काट रहा है जी? हाँ, एटलस में देखा वो, बताइए, बताएं, आप बताइए। हम्म। 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 असम को काट रहा है, हो गया गलत ना? ध्यान दीजिए, वेरी गुड। इसको और कंक्रीट करिए, असम को नहीं काट रहा है ये, ठीक है। हम लोग को इमेजिन हुआ, आपको पता क्या आपने असम को बोला, आपको लगा थोड़ा सा ये नीचे की तरफ गया हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं गया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा और आप बताइए किस किस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन काटता है इंडिया को? कैंसर काटता है, किस किस स्टेट को काट रहा है देख के बताइए। हम्म। उड़ीसा को काट रहा है? नहीं। हम्म। छत्तीसगढ़ को काट रहा है? बताया आपने, छत्तीसगढ़ बताया था? नहीं बताया ना छत्तीसगढ़ आपने? ध्यान से देखिए, इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है हमें। मैंने आपको क्या बताया है कि रुक के पढ़ाई करें, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। नोट किया था कहीं पे? नोट नहीं किया ना, नोट करना चाहिए। आप बताइए कहाँ किस किस को काट रहा है, देख के बताइए। ठीक है। हम्म। हम्म। ढाका त्रिपुरा, चलिए चलिए, ढाका क्या इंडिया में है? हैं? बांग्लादेश इंडिया में है? हम्म। बस पश्चिम बंगाल के बाद नहीं काटता, उसके बाद इंडिया नहीं है? देखा नहीं ना, यहाँ पे आके नोटिस हो रहा है ना। आप कल आई थी, देखा था आपने? देखिए बताइए, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रहा है? एकदम देख के बताइए। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ दो स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को कुछ वो बता रहा था माउंटेन्स के बारे में। अरावली देख लिया आप लोगों ने, हिमालय हो गया है। वेस्टर्न घाट दिखा सबको? वेस्टर्न घाट है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट देख के आएंगे, नोटिस हुआ सभी को? हाँ, थाल घाट दिख रहा है, पाल घाट नीचे दिख रहा है। हाँ, महाराष्ट्र और जहां पे गोवा है ना, कर्नाटका साइड पर, जहां पे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका है ना, वहां पे हमें भोर घाट दिखेगा, ठीक है। उसमें आप लोग जब डिटेल मैप देखेंगे तो उसमें दिखेगा। अभी जस्ट हम लोग को नाम पता होने चाहिए। ईस्टर्न घाट देखा सभी ने? महेंद्रगिरी दिखा? महेंद्रगिरी किधर है? हाँ बताइए, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी किधर है जी? ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मोदी दिखा सबको? ये याद करने हैं। अनाई मलाई देखा? पालनी देखा? इसके नीचे कार्डमम भी होगा, ठीक है। ये इतने ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, अनाई मुदी, अनामलाई, पालनी, कार्डमम से घुमा फिरा के पूछेगा वो आपको कि नीलगिरी इसके साउथ में है कि नॉर्थ में है अनाई मुदी के। देख के बताइए, नीलगिरी हिल्स अनाई मुदी के साउथ में है कि नॉर्थ में है? देखिए देखिए, नीलगिरी कहाँ है बेटा? पहले बताओ, अनाई मुदी, अनाई मलाई कहाँ है, अनाई मुदी कहाँ है? नहीं दिख रहा है? अरावली है, यहां पर है ना। नीलगिरी अनाई मुदी के नॉर्थ में कि साउथ में है? देखिए, आप साउथ कह रही हैं, कैसे? और भी कहा था। हम्म। आपके इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट को काट रहा है? जोधा बेटा, नॉर्थ ईस्ट में से दो स्टेट का नोटिस हो रहा है ना। देखो बेटा, अनाई, आपने नॉर्थ बोला था साउथ बोला? बांग्लादेश। अनाई मुदी ये रहा, नीलगिरी ये रहा, दिख रहा है? नॉर्थ हो गया ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोगों से। हाँ, लेकिन अगर मुझे मैप नहीं याद है तो हम नहीं कर पाते। वेस्टर्न घाट है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। मैंने आपको क्या बोला, नोटिस हुआ सभी को? तो मेरा क्वेश्चन क्या था, नीलगिरी अनामैदी के नॉर्थ में कि साउथ में है, ये पूछा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिख रहा है, नोटिस हो रहा है। कंफ्यूज हो गए होंगे आप। मैंने पूछा नीलगिरी अनामैदी के नॉर्थ में है कि साउथ में है, ये बोला था मैंने, ठीक है।
और कुछ मैंने पूछा था देखने को? छोटा नागपुर प्लेटू देखा आपने? हाँ, छोटा नागपुर प्लेटू के जो एरिया है उसका ईस्ट और जो एरिया है वहां पर मैक्सिमम इंडिया का कोयला वहीं से निकलता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है गोंडवाना। क्या नाम है? गोंडवाना। तो गोंडवाना रॉक्स में पत्थर में कोयला मिलता है। ठीक है, डिड और ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया है, उड़ीसा हो गया, यहां पर कोयला मिलता है। देखिए रॉक कौन सा है? गोंडवाना। दिख रहा है? कर्नाटका देखिए, कर्नाटक, यहां पर रॉक कौन सा है? धारवाड़। कौन सा रॉक है? धारवाड़। तमिलनाडु एरिया देखिए, यहां पर कुडप्पा रॉक है। कौन सा रॉक है? 3 पत्थर हर समय याद रखेंगे आप लोग, गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा। क्लियर है? धारवाड़ किधर मिलेगा आपको? कर्नाटक साइड में। ये जब हम लोग इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें चीजें आएंगी। मैं बता रहा हूं, गोंडवाना लिखिए, गोंडवाना रहेगा आपका छोटा नागपुर प्लेटू एरिया। ठीक है, गोंडवाना किधर है? छोटा नागपुर प्लेटू एरिया। धारवाड़ लिखिए कर्नाटक, कोडप्पा लिखिए तमिलनाडु साइड। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने ओरिजिनल सिलेबस पे आते हैं। हम लोग कल लिख रहे थे, समझ तो लिया था हम लोगों ने, इंसुलेशन और हीट बजट पूरा हम लोग लिख रहे थे। स्ट्रेटोस्फीयर हो गया था, मेसोस्फीयर हम लोग लिखना शुरू कर रहे थे ना। हाँ, लिखिए मेसोस्फीयर में, लिखिए लिखिए मेसोस्फीयर। एक्सटेंशन लिखिए 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर हाइट। एक्सटेंशन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर हाइट। In this zone, temperature declines with height. In this zone, temperature declines with height. Upper boundary of mesosphere is known as mesopause. Upper boundary of mesosphere is known as mesopause. In this zone, we find noctilucent clouds, which are visible during summers, noctilucent clouds, which are visible during summers in polar areas. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। हिंदी में लिखिए मध्यमंडल, मध्यमंडल का विस्तार, मध्यमंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इस मंडल में, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? इस मंडल में नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। ठीक है, इस मंडल में नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर, स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, ध्रुवों के ऊपर
गर्मियों में दर्शन होता है। टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाए क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थर्मोस्फियर, तापमंडल। above mesosphere above mesosphere lies thermosphere. in thermosphere in thermosphere with height in thermosphere with height there is increase in temperature, but due to very low atmospheric concentration due to very low atmospheric condition atmospheric concentration atmospheric pressure is very low. Here temperature may rise up to here temperature may rise up to 1700 degree Celsius. 1700 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में लिखिएगा दिस हाई टेम्परेचर in this zone cannot be measured by normal thermometer because of very low atmospheric concentration. ठीक है, और वो तो हमने समझा ही था। यहां पर अगर हम हाथ बाहर निकालेंगे तो हमारे हाथ को कोई जलन महसूस नहीं होगी। क्या रीजन है आप बताइए? इस जोन में अगर मैं हाथ बाहर निकालता हूं तो मेरे हाथ को कोई जलन महसूस नहीं होगी, क्यों? एकदम क्लियर है, थोड़ा सा घबराइए बिल्कुल नहीं। मैं आपको ना कोई कोई नहीं घबराइए। मैंने वो सेंटेंस लिखवा भी रखा है, देखिए आप लोग जिस सेंटेंस आपने एंड किया है यहाँ पर, हमें गर्मी कब महसूस होती है? जब कोई गर्म एयर का मॉलिक्यूल हमसे टकराएगा, हवा हमसे टकराएगी। अब चूंकि यहाँ पर हवा का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो कोई हमसे इतना कम टकरा पाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। यही कारण है। इसे लिख लीजिए, if we take out our hand somehow bracket somehow, then we may not feel any heat. We may not feel any heat. ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज एयर कंसंट्रेशन इज वेरी लो। हिंदी में लिखिए, तापमंडल मध्यमंडल से उपस्थित वायुमंडल के भाग को मध्यमंडल से उपस्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं। जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है, परंतु
अत्यंत कम वायुमंडलीय, परंतु अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब न्यूनतम होता है। वायु दाब न्यूनतम होता है। इस क्षेत्र में तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस क्षेत्र में तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस उच्च तापमान का साधारण थर्मामीटर से मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर वायुमंडलीय गैसें अत्यंत न्यून घनत्व के कारण बहुत अधिक हल्की हो जाती हैं। यही कारण है कि यदि यहां पर हाथ बाहर फैलाया जाए, ब्रैकेट में लिखे यदि संभव हो, ब्रैकेट क्लोज, तो गर्मी महसूस नहीं होगी। गर्मी हो रही है आज? क्या हो गया? कुछ उसमें दिक्कत है क्या? रिमोट में फैन स्पीड में इरिटेट हो रही है। चेक करिए आप और देखिए कुछ करना है। हाँ, नेक्स्ट इंग्लिश में लिखिए। थर्मोस्फियर इज सबडिवाइडेड इनटू आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। फर्स्ट लिखिए आयनोस्फियर, हाइट 80 to 640 किलोमीटर, हाइट बिटवीन 80 to 640 किलोमीटर अबव सी लेवल, बिटवीन 80 to 80 से 640, 80 से 640, 80 to 640 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है। This zone is subdivided into many sublayers with height. पहला लिखिए डी लेयर, एक्सटेंशन 80 से 99 किलोमीटर, 80 to 99 किलोमीटर। In this zone, low frequency radio waves are reflected back towards the earth, but medium and high frequency radio waves towards the earth, but medium and high frequency radio waves are absorbed.
Since this layer is related to solar radiation, is related to solar radiation. Since this layer is related to solar radiation, therefore this zone vanishes with sunset. बंद हो गया क्या एसी? With sunset. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार कर लीजिए फिर छोड़ दें, जैसे आए चलने दीजिए। बस अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए, ठीक है, किनारे कर दीजिए, कुछ मत करिएगा। हाँ, नेक्स्ट लिखिए ई लेयर। ई लेयर का दूसरा नाम क्या है? केल्निया हेविसाइड लेयर। लिख लीजिए ब्रैकेट में, केल्निया हेविसाइड लेयर। ये नाम हर समय याद रखेंगे, केल्निया हेविसाइड लेयर और एप्लिटन लेयर हर समय याद रखनी चाहिए। केल्निया हेविसाइड लेयर, एक्सटेंशन 99 to 130 किलोमीटर, हाइट 130 किलोमीटर, 99 से 130 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी के अंदर, इन दिस जोन मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ। नेक्स्ट, this zone is formed by the reaction of solar UV photons with nitrogen molecules. Solar UV photons with nitrogen molecules. This E layer vanishes with sunset. Next लिखिए sporadic E layer. इसमें लिखिएगा this layer is related to very high flowing winds, very high speed. नहीं, सॉरी, एक सेकेंड। दिस जोन इज related to very high flowing winds, very high speed flowing winds, and is formed in special circumstances, यहां तक हो गया। Very high frequency radio waves are reflected back by this layer. Very high frequency radio waves are reflected back by this layer. Next लिखेगा E2 layer, normally found at the height of E2 layer, normally found at the height of 150 kilometer. This layer is formed by the reaction of solar UV photons with oxygen molecules.
सोलार यूवी फोटॉन्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। दिस जोन ऑल्सो वैनिशेस विद सनसेट। नेक्स्ट लिखिएगा एफ लेयर, जिसको हम कहते हैं एप्लिटन लेयर। लिख लीजिए ब्रैकेट में एप्लिटन लेयर। फाउंड बिटवीन 150 टू 380 किलोमीटर हाइट। F layer reflects medium and very high frequency radio waves back towards the earth. नेक्स्ट लिखिएगा G लेयर 400 टू 640, 400 से 640 किलोमीटर हाइट। G लेयर 400 टू 640 किलोमीटर हाइट। हाँ, G layer is found both during day and night. The cause is under study. The cause is under study. ठीक है, हिंदी में लिखिए। कहां तक लिखा था लास्ट सेंटेंस? लास्ट सेंटेंस क्या है? तापमंडल को दो उपमंडलों में विभाजित किया जा सकता है। तापमंडल को दो उपमंडलों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखिए आयन मंडल, ठीक है। दूसरा लिखिए बाह्य मंडल। अब फिर से लिखिए पहला आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार, आयन मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर, सॉरी का विस्तार सागर तल से, सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ, इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया जा सकता है। ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया जा सकता है। डैश करके लिखिएगा DEFG, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। ठीक है। अब पहला लिखिए आप लोग डी परत। डैश करके लिखिए विस्तार 80 से 99 किलोमीटर ऊंचाई, 80 से 99 किलोमीटर ऊंचाई। न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का, न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, परंतु मध्य तथा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परंतु मध्य एवं या तथा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल को सोख लेती है। यह परत सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है, क्योंकि यह सौरिक विकिरण से संबंधित होती है, क्योंकि यह सौरिक विकिरण से संबंधित होती है।
नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ई परत। इसको हम क्या कहते हैं, ई परत को? केनले हेविसाइड परत। लिख लीजिए ब्रैकेट में, केनले हेविसाइड परत। विस्तार 99 से 130 किलोमीटर, विस्तार 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली, यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी की ओर वापस भेज देती है, पृथ्वी की ओर वापस भेज देती है। इस परत का निर्माण, इस परत का निर्माण सौरिक पराबैंगनी फोटोन का, सौरिक पराबैंगनी फोटोन का नाइट्रोजन अणुओं के साथ, नाइट्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से होता है, अभिक्रिया होने से होता है। इस परत का भी सूर्यास्त के साथ, सॉरी, यह परत भी सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है, यह परत भी सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, छिटपुट ई परत। इसका संबंध, इसका संबंध तेज गति वाली, इसका संबंध तेज गति वाली हवाओं के साथ होता है, तेज गति वाली हवाओं के साथ होता है, तथा इसका निर्माण विशेष परिस्थितियों में होता है, तथा इसका निर्माण विशेष परिस्थितियों में होता है। यह परत, यह परत अति उच्च आवृत्ति वाली, यह परत अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस भेज देती है। E2 परत, E2 परत सामान्यतः 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, सामान्यतः 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत का निर्माण, इस परत का निर्माण पराबैंगनी सौरिक फोटोन का ऑक्सीजन अणुओं के साथ, ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से होता है, अभिक्रिया होने से होता है। यह भी सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है, यह भी सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, एफ परत। क्या कहते हैं हम लोग एफ परत को? एप्लेटन परत। यह 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है,
150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, मध्यम तथा अति उच्च, मध्यम तथा अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को, मध्यम तथा अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। जी परत लिखिए, 400 से 640 किलोमीटर, 400 से 640 किलोमीटर के मध्य। संभवतः इसकी स्थिति दिन एवं रात, संभवतः इसकी स्थिति दिन एवं रात दोनों वक्त रहती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एक्सोस्फीयर, नेक्स्ट लिखिए एक्सोस्फीयर। पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिखिए एक्सोस्फीयर, पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर above 640 kilometer height is known as exosphere। ठीक है। In this we find magnetosphere, where Van Allen radiation belts are situated। In Van Allen radiation belt, in Van Allen radiation belt, we find charged particles trapped by Earth's magnetic field। Charged particles trapped by Earth's magnetic field। ठीक है जी। In this belt we find charged particles which are trapped by Earth's magnetic field। Due to this zone, important events like aurora borealis and aurora australis takes place। aurora borealis and aurora australis takes place। ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिखने से पहले मैंने लिखा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सवाल ये है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है अर्थ में अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट क्यों? जी जी। मूवमेंट ऑफ अर्थ कैसे? नहीं नहीं नहीं, मतलब एकदम उसको आप एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे तो मैं थोड़ा सा और उसको समझ पाऊंगा ना। कैसे मतलब मूवमेंट ऑफ अर्थ? ठीक है मैं बोलूंगा, ठीक सही बात है, सही कह रहे हैं। कैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ? आप सेंटेंस सही बोला है आपने, लेकिन दिस डज नॉट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और सोचिए, कैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ से कैसे? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट समझा है आपने? फिजिक्स? हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ
स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक मैग्नेट। और उसी में आपने अब ये देखा होगा, अगर मैं मैग्नेट को कोई मैं सिंपल में मैग्नेट नहीं, सिंपल लोहा लीजिए और उसको बहुत तेज से रोटेट करवाइए तो वो चार्ज हो जाएगा। और जब उसको आप बहुत तेजी से रोटेट करवा के रोकेंगे ना, उसको आप रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। हाँ, कुछ टेम्परेरी भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा देर तक करते रहेंगे तो परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है वो। ये नेचर होता है। हाँ, अब हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे अर्थ के अंदर कोर में, अर्थ के बीच में पिघला हुआ लोहा है। अर्थ के बीच में क्या है? पिघला हुआ लोहा है। ठीक है, तो जब मेरी अर्थ रोटेट करती रहती है, ठीक, या देखिए, या तो हम किसी क्या कहते हैं छोटे से लोहे को बहुत तेज से घुमाएं, या तो वो लोहे का बॉडी बहुत बड़ी हो तो जब वो घूमती रहेगी। सोचिए, जब वो बन रही थी हमारी अर्थ, बिग बैंग हुआ, हाँ, सारे गैसेस पार्टिकल्स मिलना शुरू हुए, आयरन भी हुआ और वो घूमना भी शुरू हो गई थी। तो उसी प्रोसेस में मेरा लोहा भी अंदर घूम रहा था ना, लोहा था, वो सारी चीजें भूल जाइए कि वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बन रही थी उस समय लोहा भी घूमने लगा। लोहा कहां चला गया? अर्थ के कोर में। हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? लोहा भी रोटेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अर्थ के अंदर लोहा है, कोर के अंदर पिघला हुआ लोहा है, वो जब रोटेट करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, ये माइग्रेट करती रहती है। ठीक है, तो ये हम लोग जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कि जैसे हमारे ये सारे अभी दिख रहे हैं, ऐसा पहले अरेंजमेंट नहीं था। पहले ये सब साउथ पोल में एक साथ थे, और आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये सारे एक साथ हो जाएंगे, फिर टूटेंगे, फिर अलग होंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसमें हम समझेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कहते हैं माइग्रेट करता रहता है, टहलता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझा आपने, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। ठीक है, तो सेंटेंस में आप लोग हर चीज पे ध्यान देने की कोशिश करिए। ठीक है, और कभी भी इसे मैंने आप लोगों से बोला था एनसीईआरटी परचेस कर लीजिए, परचेस हो गई सारी? ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर ली? तो पढ़ना शुरू किया उसमें आप लोगों ने? क्या क्या पढ़ लिया? कुछ पढ़ा आप लोगों ने जी? पॉलिटी की पढ़ी आपने? पॉलिटी कितना हो गया? 7th क्लास में है। टारगेट ये होना चाहिए कि अराउंड 1 वीक में आपका एक एनसीईआरटी का पूरा बैच निकल जाए। मतलब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 6 से 12 पहुंच जाए, खत्म कर दीजिए। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का आपका हो जाए, आपको पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर भी अपेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। ये आप तो नोटिस करते ही होंगे, जनवरी के बाद 3-4 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं जैसे फ्री फंड के महीने हो ना। अब जाके थोड़ा सा समय रुकता है, जाके सितंबर अक्टूबर में जाके लगता है कि हाँ अब जाके साल रुका है। ठीक है, तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है। एनसी ये मत गिनिए ऐसा चल गिन लीजिए, अच्छी बात है, गिनिए। ठीक है, एकदम गिनिए, वो बहुत अच्छी बात है, गिनिए। लेकिन फोकस करिए इस पे कि हमारा 263 दिन है, तो उसमें आप कैसे कैसे करेंगे। अगर आप पता है, मैं आपको रेली बता रहा हूँ, घर पे जाइए और आप नोट करना शुरू करिए कि 263 में मैं क्या कर पाऊंगा। आपका दिमाग फट जाएगा, आपको लगेगा सिलेबस मेरा हो ही नहीं पाएगा। 263 जैसे इन्होंने बताया। ठीक है, घर पे जाइएगा, आप 1 घंटा दीजिएगा अपने आप को कि मैं सारी बुक्स पढ़ सकता हूँ क्या 263 में? बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपका। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आप लोगों को? आपको स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी कोई बर्थडे वर्डे पार्टी अटेंड मत करिए, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है ये।
लिखना शुरू करिए। कहाँ तक ये हो गया था, मैं हिंदी में लिखवाना जा रहा था। बाह्य मंडल, दूसरा लिखिए बाह्य मंडल। यह इस मंडल का विस्तार, इस मंडल का विस्तार वायुमंडल में 640 किलोमीटर की ऊंचाई, 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। एक चीज मैं लिखवाना भूल गया था इंग्लिश में। एग्जोस्फीयर में टेम्परेचर लिख लीजिए। टेम्परेचर कितना पाया जाएगा? 5568 डिग्री सेल्सियस। यहां हिंदी में लिख लीजिए तापमान कितना पाया जाएगा? 5568 डिग्री सेल्सियस। सोचिए इतना टेम्परेचर है, लेकिन तब भी वही चीज टेम्परेचर मुझे फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एकदम ऑलमोस्ट वैक्यूम हो गया है। अब तो ये ऑलमोस्ट वैक्यूम हो गया है। आगे लिखिए, बाह्य मंडल के अंतर्गत चुंबक मंडल स्थित है। बाह्य मंडल के अंतर्गत चुंबक मंडल स्थित है। ठीक है। इस मंडल में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस मंडल, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की होने वाली घटनाएं हैं। चलिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट लिखिए, इंसुलेशन एंड हीट बजट, सूर्यातप तथा ऊष्मा संतुलन। इसमें पहले लिखिए इंसुलेशन, हिंदी में सूर्यातप। इंग्लिश में लिखिए, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट, provided to atmosphere and earth surface is sun. The solar energy received by the earth is known as insolation. It is in short wave high energy, क्या लिखा है? शॉर्ट वेवलेंथ, सॉरी, पूरा सेंटेंस काट दीजिएगा थोड़ा सा। ये है द नेचर ऑफ इंसुलेशन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसुलेशन is as follows.
पहले लिखिए हाई एनर्जी, हाई एनर्जी सोलार रेज, हाई एनर्जी सोलार रेडिएशन, हाई एनर्जी सोलार रेडिएशन। सेकंड देखिए insulation is in the form of short wavelength and high frequency. Insulation is in the form of short wavelength and high frequency. Third, Earth's atmosphere, Earth's atmosphere is transparent to the incoming insulation. आप लोग कभी उसमें देखेंगे, किताबों में देखेंगे तो बहुत ही बिखरा बिखरा अलग अलग जगह लिखा हुआ है, तो हमने सिर्फ उसको एक एक जगह पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा सूर्यातप वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है, का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, सूर्यातप की मुख्य विशेषताएं लिखिएगा। पहला लिखिए ऊर्जा अधिक, सेकंड लिखिएगा लघु तरंगों के रूप में संचालित होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रीक्वेंसी अधिक, फ्रीक्वेंसी अधिक। तीसरा पॉइंट लिखिएगा पृथ्वी का वायुमंडल सूर्यातप के प्रति पारदर्शी होता है, पृथ्वी का वायुमंडल सूर्यातप के प्रति पारदर्शी होता है। नेक्स्ट लिखिए सोलार कांस्टेंट, सौरिक स्थिरांक। ठीक है, बस वो लिख लीजिए, रेट लिख लीजिए 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब लिखिए सूर्यातप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, पहले आप लोग मुझे कुछ बताइए, कल हमने क्या डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन के कंटेक्स्ट में, पहले बताइए आप। वो हीट बजट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, हीट बजट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन में सूर्यातप का वितरण। 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ बताइए, आप बताइए, कल नहीं आए थे, आप बताइए। जी जी, थोड़ी सी नॉर्थ से टिल्ट है। जो हमारे वेदर में मौसम जो होता है उसमें वेरिएशन दिखते हैं। देखो कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिकल कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे जब तो जो हमारा सन होता है ना वो अर्थ के वो ऐसे रोटेट करता है तो वेदर होता है डिस्ट्रिक्ट और चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आप हाँ ठीक, कोई बात सही है। इंस्पिरेशन ज्यादा हो क्योंकि
फोर्स की तरफ जाएंगे तो एरिया बढ़ता है तो हो जाएगा। और दूसरे रीजन ये भी एरिया कम होता है तो एनर्जी लॉस कम होता है। हम्म। और बताएं, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, और कुछ ऐड करिए। वो बताया था एनर्जी लॉस, ज्यादा लंबा पाथ कवर किया, वो बताया आपने। चलिए ठीक है, ठीक है। सॉलिस्टिस और वो बताइए, आयनांत विषुव क्या है? कल नहीं आई थी? कल तो नहीं आई तो मतलब क्या, ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड की थी? हैं? क्यों जी? ऐसा क्यों? आप रात में बैठ के कर तो लीजिए, जो 1.5 घंटे का जो एपिसोड छोड़ के क्लास तो देख लीजिए ना। हर कोई देखना, मोबाइल देखता है ना आधा घंटा, वो सारे व्हाट्सअप सारे फेसबुक देख के सोना होता है ना, रिचुअल। तो उसमें आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। हाँ? क्लास देखिए, मेरा ये मानना है, और दिस मतलब कि मैं आई स्ट्रिक्टली फॉलोड कि अगर आपको कोचिंग, देखिए मैं रोक रहा हूँ, कोचिंग करना है ना, एकेडमिक और कोचिंग में बहुत फर्क होता है। आपका एकेडमिक ना धीरे धीरे चलता है, कोचिंग वो बहुत स्पीड में चलती है क्लासेस। जो क्लास आपकी कोचिंग में मिस हो गई, वो पोर्शन आपका वीक रहेगा, भले ही आप कितना भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस आपको हर समय आपको दिखेगा। वो वहां पे आपका जो आर्मर होता है ना, थोड़ा सा वीक है। पहली बात है, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल मिस नहीं करनी है। हाँ, कुछ भी कर लीजिए, कोचिंग मिस मत करिए आप लोग। भले ही घर जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग पक्का करिए। जब आप लोग देखिए, जब आप लोग को देखिए अक्सर क्या होता है, कोचिंग करने के टाइम पे आप सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग ही करते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है पढ़ने को, कोई बात नहीं। हाँ, अगली बार आपने अटेम्प्ट देना है, आपका कोर्स पूरा हो गया, फिर जब आपके अपने नोट्स निकालेंगे ना, आप देखिए नोट्स किसी और से लेंगे तो आपको रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपके नोट्स निकलेंगे, आपके अपने हैंडराइटिंग में होंगे, ठीक है, आपके नोट्स अपडेटेड होंगे, बाद में जाके पहली बात तो अपडेट नहीं हो रहे नोट्स, क्लास में हो रही है अपडेट नहीं हो रहे नोट्स, फोटोकॉपी लेके अपडेट हम नहीं कर पाते हैं, कर भी रहे हैं, पहली बात तो हो नहीं पाते। फिर जब आप 6 महीने बाद नोट्स निकलते हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, जब 6 महीने बाद 4 महीने बाद जो सारी कोचिंग हो जाती है, फिर हम बैठते हैं रूम में कि हाँ अब पढ़ा जाए, ठीक है। तो जब निकलते हैं तो हमारे नोट्स ही पूरे नहीं है, हमें समझ भी नहीं आता कि लिंकअप कहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मतलब ये अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, बिल्कुल कोचिंग मिस मत करिए, एक भी लेक्चर मिस मत करिए, ठीक है। सबसे कह रहा हूँ मैं, और जो आज प्रेजेंट नहीं है, अगर वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे कह रहा हूँ, अब तो ऑनलाइन की फैसिलिटी है, नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन देख लीजिए। ये तो फैसिलिटी अब कोरोना के बाद तो सबको मिल गई है ना अब, ठीक है, कि नहीं देख पा रहे हैं तुरंत ही आप ऑनलाइन पक्का देख लीजिए, अभी नहीं थोड़ी देर बाद देख लीजिए, क्लास करने से पहले देख के आइए ना। अब तो वो फैसिलिटी आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं ना लेक्चर्स, देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग वहां पे उसमें मतलब कि लेक्चर्स लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करते थे, होता है ना, वीडियो नहीं, उस समय तो फोन ही ऐसे नहीं थे, ऑडियो मतलब वो ऑडियो डिवाइसेस रखते थे, लेकिन वो भी हमको अलाउ नहीं करते थे, मतलब मैंने तो कभी किया नहीं है वाला। मेरा तो ये मानना है, जितने देर क्लास में बैठो उसी को अटेंटिव करके लिखते चले जाओ, क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए आयनान तो विषुव क्या है? हाँ, सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। होता है तो तो डे और नाइट बराबर रहता है। जब ऊपर में जाता है 21 जून को, तो वहाँ पे जल्दी से अपने सभी लोग नोट्स के लास्ट पेज में निकालिए और ड्रॉ करिए, सोलिस्टिस इक्विनॉक्स, पेरिहिलियन और एपिहिलियन, अयनांत विषुव, अपसौर और उपसौर ड्रॉ करें। हम्म। कहीं पर भी रफ हो या लास्ट पेज हो जहां पे थोड़ा सा आपके नोट्स बिगड़े नहीं, सोलिस्टिस इक्विनॉक्स और अपसौर उपसौर, पेरिहिलियन और एपिहिलियन ड्रॉ करिए।
हो गया ड्रॉ, वेरी गुड। पॉलिसिस कौन सा है, 21 जून 22 दिसंबर ना, ठीक है। पेरिहिलियन, डेट नहीं लिखी है आपने, डेट से नहीं लिखी, पेरिहिलियन एपिलियन कब होती है, ठीक है ठीक है जी, बनाइए बनाइए बनाइए। ये डिस्ट्रैक्शन एग्जाम में होता है, वो इन्विजिलेटर सबसे बेवकूफ़ होते हैं ना, बच्चों की कॉपी में पक्का देखते हैं आगे में क्या समझ में आता है उनको ना, लेकिन वो देखेंगे पक्का, तो वो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होंगे आप लोग इन्विजिलेटर से। मतलब मेरा सजेशन ये जो बना है एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो हमने बनाया था ना ये वाला, दिस बिकम्स वेरी, इससे आपको ना ये अंदाज़ा हर समय रहेगा कि इक्वेटर पे कब है, सॉरी ठीक है, ये अंदाज़ा हर समय रहेगा, इसमें आपको अंदाज़ा कभी नहीं मिलेगा कि मेरा सन इस समय है कहाँ पर। दिस डायग्राम मेरे हिसाब से डायग्राम इज नॉट फुल, ये डायग्राम फुल्ली समझाता है, ठीक है, तो ड्रॉ कोशिश करिए, ठीक है, बाकी सबका ठीक है, ये डायग्राम ट्राई कर दिखाता है, और वो डायग्राम कहीं जो हमने किया है ना, ये डायग्राम आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते एकदम समझ में आया कि हाँ अगर हम ऐसे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा हमारा रिप्रेजेंटेशन जाएगा, ठीक है, तो वो जो आपने बनाया उसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, इसमें पता आपका कन्फ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो गए इसमें, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा लिखते कम है हम लोग, बहुत लिख लिया, थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से कूल डाउन होकर समझें, बस कुछ मत लिखिएगा, समझिए। हाँ, हम लोगों का वो जो चैप्टर है हीट वजह जो हम लोग लिखेंगे, और ऊष्मा संतुलन जो हम लोग कल समझ चुके हैं, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे अभी। डायग्राम बनवा दूं, डायग्राम बनाइए, कल क्लियर नहीं हो पाया है, क्लियर हो गया है। हाँ, तो एकदम बनवाऊंगा मैं, जब लिखवाऊंगा तो पूरा बनेगा, दोबारा बनेगा वो तो, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखिए जल्दी से सुनिएगा कि मेरा, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जल्दी से एक बार आपके लिए दोबारा सुना दे रहा हूँ अगर आप पूछ रही हैं, कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ड्रॉ मत करिएगा, बस समझिएगा, जब हम लिखेंगे तो पूरा बनाएंगे, ठीक है। सन से 100 यूनिट्स आ रही है, कितनी है, 100 यूनिट्स आई हैं, यहाँ मेरे क्लाउड है, ये डस्ट पार्टिकल्स है, ये ठीक है, इससे टकराई कितनी वापस गई, इससे टकराई कितनी गई, इससे टकराई कितनी गई, 35 यूनिट, दिस इज एल्विडो, ये बना लिया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, पूरे डायग्राम को हम लोगों ने एक सिंप्लीफाई वर्जन में देखने की कोशिश की थी, कैसे किया था हम लोगों ने, ये मेरी अर्थ सरफेस है, दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज स्पेस, ये सन है, यह 100 यूनिट आई, 35 यूनिट चली गई, 65 यूनिट हमारी एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, इसमें से 14 यूनिट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर, कितनी यूनिट पहुंची, 51 यूनिट, ठीक है, और ये 51 यूनिट्स बाद में जा रही, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण, इसमें से 17 यूनिट सीधा कहां गई, स्पेस में, 34 यूनिट किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, कितना हो गया, 48 यूनिट, थोड़ी थोड़ी देर में 48 यूनिट पूरी स्पेस में चली जाएंगी, 48 + 17 कितना हुआ, 65 यूनिट एंटर कर रही हैं, 65 यूनिट बाहर चली गई, ठीक है, ये क्लियर हुआ, इसमें क्या, इसमें मिस हो रहा था आपका, ठीक, कोई बात नहीं, वो हमें हम उसको अभी लिखना है हमें, तो लिखेंगे तो हम लोग प्रॉपर बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने लेयर्स का बनाया था डायग्राम, क्लियर,
तो वैसे ही हम लोग को इसका भी डायग्राम रहेगा। अलग अलग किताबों में आपको ये जो हीट बजट का डायग्राम है ना, एकदम अलग अलग दिखेगा, कंफ्यूज होंगे, लेकिन क्लास पे यकीन करके बस डायग्राम पढ़िएगा। बाकी सारे वो पढ़ेंगे ना हीट बजट के कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें सिर्फ कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आज कुछ नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये हम लोग कल आगे कमिंग लेक्चर्स में लिखेंगे इसको। एयर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, वायु का तापमान। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझ चुके हैं कि कंडक्शन क्या होता है, परिचालन समझ चुके हैं हम लोग, कन्वेक्शन संवहन क्या होता है ये समझ चुके हैं, विकिरण रेडिएशन क्या होता है ये समझ चुके हैं हम लोग। ये क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है हम लोगों को। फिर से समझ लेते हैं, कंडक्शन क्या होता है, परिचालन जब हीट ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, मीडियम क्या होता है मेरा, सॉलिड, तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। जब हीट ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू एयर या वाटर लिक्विड, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन। जब हीट ट्रांसफर हो और उसको ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन या विकिरण। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर हैं जो इसके हम लोग को बेसिक में शुरू पता होने चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। These are all applies to transfer of heat। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ये सब हमारे इससे रिलेटेड है, ऊष्मा का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोग एक चीज और समझ चुके हैं, नॉर्मल लैब स्टेट समझ चुके हैं। क्या होता है नॉर्मल लैब स्टेट? 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे। ठीक है, चलिए अब मुझे आप चीज बताइए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, सभी सुनेंगे कि मेरे ख्याल से किचन में हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब कुकर से सीटी निकलती है और वो सीटी कभी किसी के लगी है, मतलब जो सीटी से भाप निकलती है, हाँ, तो सवाल ये है कि 100 डिग्री पर पानी है और 100 डिग्री पर स्टीम है, दोनों से, मतलब एक बार आपका हाथ जला किससे, 100 डिग्री पानी से, पानी का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और एक बार आपका हाथ किससे जल गया, 100 डिग्री पर स्टीम है, तो आपका हाथ किससे ज्यादा चलेगा, स्टीम से। रीजन बीइंग, क्या रीजन होगा उसका, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, सही कह रही हैं, पानी होता है, ठीक है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जब मेरा वाटर लिक्विड फॉर्म में हुआ तो उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, हाँ, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। लेकिन जब वही वाटर गैस में चेंज हो गया तो टेम्परेचर सोचिए, अब वो उड़ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए उसमें ज्यादा एनर्जी है ना इन कंपेरिजन टू वाटर। हम इससे बहुत सिंपल समझ लें कि वो ही वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो वो उड़ने लगा, मतलब क्या, उसमें ज्यादा एनर्जी आ गई ना इन कंपेरिजन टू लिक्विड मीडियम। तो उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो है ही, लेकिन एक छुपी हुई ऊष्मा भी है जो उसको हवा में उड़ा रही है। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूं ये, तो स्टीम में लेटेंट हीट होती है।
क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। बात क्लियर हो गई चीज ये? ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम लोग देखिए, बताइए लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होती है? छुपी हुई ऊष्मा जो हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैं स्टीम से जलूंगा तो मैं ज्यादा जलूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को दो हीट मुझ पे आके लग रही हैं। एक तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस का, और जो उसके अंदर जो छुपी हुई ऊष्मा है वो भी जाके मुझे हीट करेगी। तो ज्यादा मैं किससे जलूंगा? स्टीम से जल जाऊंगा। पहली बात तो ये है। ठीक है। अब पानी चेंज हो गया किसमें? वाटर वेपर में। वाटर चेंज हो गया किसमें? गैस में चेंज हो गया। ठीक। अब देखिए क्या है, सरफेस है ये मेरा, अर्थ सरफेस। यहां पर ये क्या है मेरे? वाटर वेपर है। क्या है? वाटर वेपर। अब बताइए, जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा, ये सिकुड़ेगा कि फैलेगा? ये मतलब कि ये एक तरफ कोलैप्स होगा कि एक्सपैंड होएगा? क्यों? ठंडा होने पे चीज एक्सपैंड हो जाती है। ऊपर जाने पर ठंडा होगा इसलिए एक्सपैंड होगा, या एक्सपैंड होगा इसलिए ठंडा होगा? तो एक्सपैंड क्यों होएगा? एरिया बढ़ जाएगा। कौन किसका एरिया बढ़ गया? एरिया कैसे बढ़ेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि बस इतने में ही जा रहा है। अब बताइए। हम्म मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, ये एक्सपैंड करेगा। क्यों? इसका रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एटमोस्फेयर कॉन्टैक्ट में तो यहां पर भी है। भाई वह बताओ, आप पे मैं 100 किलो का वजन डाल दूं तो आप ऐसे खड़े होंगे कि ऐसे खड़ी होंगी? ये बताइए। आप उसको लेके ऐसे झुकेंगे ना, दबे रहेंगे ना, वजन हटेगा तो आप आराम से खड़े होंगे। जब मेरा वाटर वेपर यहां पर है तो उसके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है कि नहीं है? तो वो दबके रहेगा ना। जैसे जैसे मेरा वाटर वेपर ऊपर जाएगा, क्या होगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो रहा है। जब प्रेशर कम हुआ तो वो फैलेगा। बताइए, सही कह रहा हूं मैं? अब समझ में आया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था? आप लोग मेन रीजन को नहीं समझ पा रहे थे, आंसर नहीं करते, आप लोग टेम्परेचर को लेके चल रहे थे। टेम्परेचर से इसका कोई मतलब, वो उससे रिजल्ट एंड रिजल्ट टेम्परेचर है, लेकिन शुरुआत टेम्परेचर नहीं हो रही है। जब मेरा वाटर वेपर यहां से बना, इसके ऊपर पूरी की पूरी एटमॉस्फेरिक लेयर का प्रेशर है। जैसे जैसे मेरा वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए यहां तक पहुंच गया, तो इतना तो भार कम हो गया ना। और ये भी हम समझ चुके हैं कि मैक्सिमम भार कहां पर है? अर्थ सरफेस के पास में ही है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर का भार कम पड़ रहा है। सही बात है। तो जैसे जैसे ऊपर गया, भार कम हुआ, मेरा वाटर वेपर फैलना शुरू हुआ। ठीक, मेरा वाटर वेपर फैलना शुरू हुआ। जब वाटर वेपर फैलेगा
तो बताइए, सेम एनर्जी बड़े एरिया में फैल गई। पहले वो एनर्जी इस छोटे उसमें थी, इस छोटे से मास में थी। अब ये वाटर वेपर का जो मास है ऊपर गया और फैल गया। जब ऊपर गया और फैल गया तो इसमें और इसमें एनर्जी तो सेम रही, लेकिन ये वाली एनर्जी अब बड़े एरिया में चली गई, तो एनर्जी अवेलेबल यहां पर कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया यहां का। इस बॉडी का बात कर रहा हूं, इस बॉडी की बात कर रहा हूं, इसके बाहर की बात नहीं कर रहा। जो हम नॉर्मल लैब सेट पढ़ रहे थे ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, देख समझ याद रखिएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाटर वेपर की जो बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो वाटर मास है, वाटर वेपर का मास है, इसकी बात कर रहे हैं। जब ये वाटर वेपर बना तो ये इस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो ये सिकुड़ा हुआ था, इस पर इसमें एनर्जी थी और ये सिकुड़ा हुआ था। जैसे जैसे ये ऊपर पहुंचा, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो ये क्या हुआ? फैल गया। जब फैल गया तो इसमें क्या हुआ? एनर्जी अवेलेबल, पूरे की एनर्जी फैल गई ना। पहले एनर्जी इतनी में बंधी हुई थी, अब सेम एनर्जी जो इसमें अवेलेबल थी वो इतने एरिया में फैल गई, तो टेम्परेचर कम हुआ। बताइए, टेम्परेचर कम हो गया। ठीक, ठीक, टेम्परेचर हमारा कम हुआ। ये अब बताइए, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ एंड उसकी वजह से हुआ क्या? हीट एनर्जी रिलीज हुई हमारी, इससे हीट एनर्जी हमारी रिलीज हुई। पहले क्या था समझिएगा, पहले इतने में था, अब क्या हुआ? इतने में हमारा एनर्जी फैल गई। तो जब बताइए, हीट एनर्जी रिलीज का मतलब समझिएगा। पहले मेरी एनर्जी इतनी बंधी हुई थी, गैस तो यहां पर भी है मेरी, है ना, गैस तो मेरी यहां पर भी है। अब ये वाली एनर्जी इन गैसेस के आसपास भी टहलने लगी, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जब मेरी एयर वाटर वेपर की बॉडी एक्सपैंड हुई तो इससे हीट एनर्जी रिलीज हुई। बताइए, नहीं समझ में आया चीज? हाँ, नहीं समझ में आया। इसको हम बहुत और दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो समझ में आया, मेरी छोटी वाटर वेपर की छोटी सी बॉडी है। वो अभी छोटी क्यों है? क्योंकि उस पर क्या है? पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा हुआ है, इसमें एनर्जी भी अवेलेबल है। जब ये ऊपर गया तो ये एक्सपैंड किया और इसकी क्या हुई? इसमें एनर्जी पूरी फैल गई, एनर्जी पूरी फैल गई। ये चीज समझ में आई? ठीक है, मतलब टेम्परेचर लो हुआ, इस बॉडी में टेम्परेचर लो हो गया, इस बॉडी के मुकाबले इस बॉडी में टेम्परेचर कम हो गया। ये चीज समझ में आई? सभी को क्लियर हुआ? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहां पर ये सिकुड़ा हुआ था, यहां पर ये एक्सपैंड कर गया, तो सेम एनर्जी मेरी बड़ी एरिया में फैल गई। ये चीज क्लियर हुई? अब यहां पे आकर रुक जाइए। एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिटी का। असल में क्या है, ज्योग्राफी में सारी चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे, until unless we do not understand the next topic या अदर टॉपिक, we cannot fully understand this topic। हम लोग ह्यूमिडिटी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उसका जस्ट हम लोग उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी से हम लोग क्या समझते हैं, पहले ये मुझे बताइए। याद रखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
हम लोग अभी वाटर वेपर के मास जब नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें क्या हो रहा है वो चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ह्यूमिडिटी या उमस क्या होता है। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जब ज्यादा हो जाता है तो मैं बोलता हूं कि ह्यूमिडिटी मेरी ज्यादा हो गई। जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि ह्यूमिडिटी मेरी कम हो गई है। ठीक है। ह्यूमिडिटी में एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, सापेक्ष आर्द्रता। क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता। आज अगर आप लोगों ने आज ये समझ लिया तो ये हमारा दिस विल बी अवर बिग अचीवमेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब क्या है कि अभी कोई कंटेनर है, लिया मैंने कंटेनर लिया या रूम ले लिया। रूम में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है? ह्यूमिडिटी प्रेजेंट, रूम में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है? किसी, ये रूम मेरा कंटेनर मान सकता हूं मैं इसको, किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर रूम, किसी पर्टिकुलर कंटेनर में कितनी उमस प्रेजेंट है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होना और ह्यूमिडिटी को कैपेसिटी। मान लीजिए इससे हम समझ सकते हैं, एक ग्लास लिया हमने कंटेनर, इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर। कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर और प्रेजेंट कितना है मान लीजिए 750 ml। बात समझे कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट मतलब कितना है, कितना पानी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 750 ml और इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर की है, इंटू 100। पहले हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझते हैं, उसके बाद ये हमको और सारे समझेंगे। ये समझ में आया हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जस्ट हम लोग ह्यूमिडिटी का एक पार्ट उठाया हमने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हम लोग बाद में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोबारा से, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बताइए क्लियर हुआ? सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? कितना हवा में कितना पानी उपस्थित है प्रेजेंट अपॉन उसकी क्या क्षमता है इंटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। बताइए अगर 1 लीटर ह्यूमिडिटी है और 1 लीटर कैपेसिटी थी, जितनी कैपेसिटी है उतना मैंने पानी भर दिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज? ये चीज समझे, समझ में आई? एक बार देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर, हमारे वायुमंडल में कितनी आर्द्रता उपस्थित है, उसकी हमारे एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है कितनी आर्द्रता को रोकने की, इंटू 100। बताएं ये चीज समझ में आई हम लोगों को? क्लियर हुआ? जब मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 है, नहीं मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी इतनी है, तो मैं बोल सकता हूं इसमें और ऐड करने की क्षमता है, तो मैं इसको सैचुरेटेड बोलूंगा, तृप्त बोलूंगा कि अतृप्त बोलूंगा, सैचुरेटेड बोलूंगा कि अनसैचुरेटेड बोलूंगा, अनसैचुरेटेड बोलूंगा ना। इसमें कुछ और ऐड करने की सर देखा था अभी तो है सर,
अभी तो पूरा है सर। क्या क्वेश्चन? कैपलर्स लॉ पढ़ के आई हैं आप? हाँ पूछिए, क्या कैपलर्स लॉ में क्या पूछना था? ये आपने कहीं पढ़ा है या बता रही हैं? मुझे एक बार वो लिटरेचर मुझे दिखाइए आप, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी हम इसमें फ्रेम में इसको समझते हैं, लिटरेचर में दिखाइए तो हम इसको सब समझते हैं। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। दिखाइएगा पक्का, ठीक है। अभी मैं क्योंकि इसमें तो पूरा दिमाग इसमें है अभी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता क्या है? कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है अपॉन कैपेसिटी इंटू 100। हाँ, अगर पानी कैपेसिटी ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है तो मैं उस कंटेनर को सैचुरेटेड नहीं बोलूंगा ना, अनसैचुरेटेड बोलूंगा, अतृप्त, उसमें और ऐड करने की क्षमता है। अगर जितना कैपेसिटी है उतना मैंने पानी भर दिया और ऐड करूंगा तो पानी रुकेगा कि छलक जाएगा? छलक जाएगा, गिर जाएगा पानी। तो जब जितनी कैपेसिटी है उतना मैंने पानी ऐड कर दिया, कंटेनर की जितनी कैपेसिटी है उतना मैंने पानी कंटेनर में डाल दिया, तो उसकी वजह से होगा क्या? इस सिचुएशन में उस कंटेनर को क्या बोलूंगा? सैचुरेटेड या तृप्त। सैचुरेटेड या फिर तृप्त। बात ठीक है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन सा समझ में आया मुझे? अनसैचुरेटेड मतलब क्या है आप समझ लीजिए, पढ़ते समय जब शुरू सुबह सुबह उठते हैं आप लोग फ्रेश माइंड से, तो आप लोग नॉलेज को ऐड करना शुरू कर देते हैं और ऐड होती रहती है, तो उस समय आपका दिमाग क्या है? अनसैचुरेटेड है, फ्रेश दिमाग है। जब रात के टाइम तक इस समय के बाद आपका क्या होता है? दिन भर से आपका नॉलेज अंदर जा रहा है, अब कैपेसिटी नहीं रही दिमाग में नॉलेज और डालने की, तो आप बोलते हैं ना आप सैचुरेटेड हो गए भाई, अब सैचुरेट हो गए, अब नहीं हो रहा। यही तो कहते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। जब हम पानी किसी कंटेनर में पानी और डाल सकते हैं तो उस समय वो सिचुएशन, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के टाइम पर कैपेसिटी ज्यादा होगा कि प्रेजेंट ज्यादा होगा? कैपेसिटी ज्यादा है और प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट मेरी कम है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? दोनों बराबर हो गए, ज्यादा नहीं, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद ज्यादा डालते रहेंगे लेकिन वो बराबर ही रहेगा, एक्स्ट्रा है वो बह जाएगा, तभी बारिश होती है। सिंपल रीजन है, ठीक है। वो हम देखिए समझेंगे तो हमें लगेगा कि वी डू नॉट नीड मोर वाटर फॉर रेनफॉल, हमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस चाहिए ताकि उस पानी को गिरा सके हम लोग, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी। ये क्लियर हुआ? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और बताइए, लेटेंट हीट, मतलब अभी चलिए वो बाद में बताइए। वाटर वेपर किस में ज्यादा प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड में कि सैचुरेटेड में? सैचुरेटेड में, ऑब्वियस बात है ना। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यहां पर 750 ml का है और सैचुरेटेड में क्या है? 1 लीटर का। तो वाटर वेपर किसमें ज्यादा प्रेजेंट है? सैचुरेटेड में ज्यादा प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड में कम है। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या लेटेंट, जब जब वो वाटर वेपर में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ, तो उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। तो वाटर वेपर कम किस में है? अनसैचुरेटेड में। तो उसके पास लेटेंट हीट कम है कि ज्यादा? कम। अरे
भाई लेटेंट हीट क्या था? छुपी हुई ऊष्मा। हर एक वाटर वेपर के पास अपनी अपनी छुपी हुई ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। तो अनसैचुरेटेड में वाटर वेपर कम है, इसका मतलब क्या है? उसमें लेटेंट हीट भी कम है। सैचुरेटेड में क्या है? वाटर वेपर ज्यादा है, तो लेटेंट हीट भी ज्यादा हो गई। क्लियर हो गया चीज ये? यहां तक समझ में आ गया? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, लेटेंट वाटर वेपर किसमें ज्यादा है, लेटेंट हीट किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। ये सारी चीजें समझ में आ गई हमें? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को बताइए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बिना पानी ऐड किए चेंज कर सकता हूं क्या? जी, ऐसा कुछ तरीका है? मतलब क्या क्या तरीका हो सकता है जिसके थ्रू मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकूं, ये मुझे बताइए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं कैसे कैसे चेंज कर सकता हूं? फॉर्मूला आपके सामने है, देख के मुझे बताएं। कैपेसिटी कम कर दें, ठीक है। तो कैपेसिटी कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले तो बहुत ही लॉजिकल है कि मैं पानी ऐड कर दूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा चेंज हो जाएगा। कि मैं वाटर को, वाटर वेपर या तो ऐड कर दूं, नहीं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा चेंज हो जाएगा। बताइए, अगर मैं वाटर वेपर ऐड करूंगा तो आरएच पे क्या फर्क पड़ेगा? वाटर वेपर ऐड करूं तो आरएच पे क्या फर्क पड़ेगा? आरएच इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये मैं रिमूव कर दूं तो आरएच पे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपने जो पॉइंट बताया उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप ही ने बताया, किसने बताया? और बताइए, और मैं आरएच कैसे चेंज कर सकता हूं? कंटेनर को, आप कैपेसिटी को करना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैंने कंटेनर को कंप्रेस कर दिया, एक तरीका ये है। और कुछ तरीका बताइए, और कुछ तरीका बताइए ताकि मैं कंटेनर की कैपेसिटी चेंज कर सकूं। एक तरीका तो आपने बताया दबा दिया, ठीक ठीक है। सोचिए हम दबा रहे हैं, तो सोचिए ये वाटर है, आपने इसको दबाया तो पानी बाहर भी तो निकल जाएगा। ये जो अवेलेबल पानी है, नहीं निकल जाएगा? चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया। वैसे ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। कंटेनर को चेंज कर दिया हमने, मतलब उसको दबा दिया, कुछ भी कर लिया, ठीक। और कुछ बताइए। ये तो है कि हम लोगों ने सोचिए, हाँ एक बार बताइए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं रूम का, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, तो हमारे जो एयर में, एयर गर्म हो गई तो वो ज्यादा पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी। अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं, टेम्परेचर घटा दूं तो क्या होगा? देखिए समझ लीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो मॉलिक्यूल तेज तेज भागेंगे, तो तेज भागेंगे तो उनमें वाटर वेपर को ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डाउन करता हूं तो क्या सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स या गैशियस मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम हो गई तो फिर उनके वाटर वेपर को होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो आपने बताया उसी में थोड़ा सा अलग उसमें बताया मैंने, कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, आरएच कम हो गया। मैंने आपको बताया था वाटर वेपर की ज्यादा जरूरत नहीं है, बादल मेनली होते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई?
सेम चीज, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं, कैपेसिटी कम हो जाएगी, RH मेरा बढ़ जाएगा। बताइए, किसी को कोई डाउट हो रहा तो बताइए। क्लियर हो रहा है? नहीं? हाँ, सारी चीजें ना हम लोगों के फिजिक्स के कुछ नियम हैं ये सारे। ठीक है, मतलब अब मैं आप लोगों को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ वो चीज, मैं आपको एग्जैक्ट टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ वो चीज। ये देखिएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर रूम में अवेलेबल गैसेस की स्पीड बढ़ गई। तो जब उनकी स्पीड बढ़ती है, एनर्जी ज्यादा हो गई ना, तो उनको होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस बात है, हमारे पास ज्यादा एनर्जी, हम ज्यादा सामान उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। टेम्परेचर कम हुआ, एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी कम हो गई तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब कैपेसिटी कम हो गई। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझूं, टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे गैस, जो रूम में प्रेजेंट गैसेस हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ गई तो RH मेरा कम हो गया। हम टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है, हमारा वाटर वेपर या गैस की जो जो अवेलेबल गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कैपेसिटी कम हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा बढ़ गया। ठीक है, अब बताइए, अगर मैं टेम्परेचर कम करता चले जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। हाँ, उस समय वो वाटर वेपर का मास सैचुरेटेड हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया चीज? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अनसैचुरेटेड का मतलब समझ में आया, अतृप्त का। सैचुरेटेड का मतलब समझ में आया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में सिर्फ इससे समझ सकता हूं। अनसैचुरेटेड एयर में क्या होगा, इस फॉर्मूले के कंटेक्स्ट में बताइए। अतृप्त हवा जो वायु है उसमें क्या होगा, इस फॉर्मूले के बेसिस पे मुझे बताइए। कैपेसिटी, ठीक है, और वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो कम होगा। सैचुरेटेड में क्या होगा, तृप्त में सेम होगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसको रटना नहीं, पता है, इसको रटेंगे ना कंफ्यूज होंगे। इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं अगेन मैं पूछ रहा हूं, मुझसे पक्का पूछिए, क्योंकि ये चीज स्टूडेंट ट्राई करते हैं रटने की। ठीक है, और बाद में जाके वो कंफ्यूज होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, ह्यूमिडिटी को हर समय आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी से याद रखिएगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पे हम लोग का पूरे के पूरे क्लाउड्स डिफाइन हो जाएंगे, कैसे कैसे बारिश होनी है वो इस फॉर्मूले से हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको समझना है, इसको याद नहीं करना है। कितनी प्रेजेंट है अपॉन कैपेसिटी इंटू 100, प्रेजेंट अपॉन कैपेसिटी इंटू 100। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाटर वेपर ऐड कर रहे हैं, तो हमारी जो वाटर वेपर प्रेजेंट बढ़ता चले जा रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, हमारा वाटर वेपर निकालते चले जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती चली जाएगी। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। कैपेसिटी बढ़ रही है, डिनोमीटर बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी कम हो रही है। कैपेसिटी कम हो रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी। हम टेम्परेचर को घटाते चले जाएं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इज इक्वल टू कैपेसिटी। ठीक है, तो वो हो जाएगा, उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरी क्या हो जाएगी, 100%, जिसको हम कहेंगे सैचुरेटेड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड एयर। यहां तक समझ में आया हमें? क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग अपना जो पहले का डायग्राम है उसको लेके चलते हैं।
वाटर वेपर हमारा ऊपर गया और यहां पे ये मास है हमारा, ठीक है, ये ऊपर गया तो हमारा ये एक्सपेंड किया, वेपर का मास ऊपर गया तो ये एक्सपेंड किया और टेम्परेचर हमारा कम हुआ। ये हमने समझा कि यहां पर जो अवेलेबल एनर्जी थी वो इतने में फैल गई, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। इस समय यह मेरी हवा अनसैचुरेटेड है, इस समय ये मेरी हवा क्या है, अनसैचुरेटेड है। बात समझ रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है कि मेरा अभी वाटर वेपर था ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग अभी और वेपर ऐड करने की क्षमता है, अभी ये ऊपर चलता चला गया, ठीक है। इसमें टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है, टेम्परेचर अभी डिक्लाइन हो रहा है। तो अभी इस कंडीशन में क्या है, ये अनसैचुरेटेड एयर चल रही है, ये असंतृप्त हवा है, टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया, थोड़ा सा और ऊपर गया, ये और एक्सपेंड किया, मोर एक्सपेंड, टेम्परेचर और डिक्लाइन किया। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि टेम्परेचर इतना डिक्लाइन कर गया कि मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच गई। याद करिए, देखिए वाटर वेपर तो सेम चल रहा है मेरा, लेकिन टेम्परेचर मेरा कम होता चले जा रहा है, टेम्परेचर मेरा कम होता चले जा रहा है, ठीक है। और कम हुआ टेम्परेचर, ये और ऊपर गया तो ये और एक्सपेंड किया, इसमें अवेलेबल एनर्जी कम हुई तो इसकी टेम्परेचर और कम हुआ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पर ये हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड, क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड। यहां तक मुझे बताइए। अब इसके ऊपर और जाएगा, टेम्परेचर और डिक्लाइन, यहां पे RH क्या है, 100%, यहां RH मोर देन 100%, बताइए। बताएं, बताइए, क्लियर है, ये चीज समझ में आई हमें कि बारिश कैसे हो रही है, ये क्लियर हुआ। जब शुरू में हवा उठी तो वो अनसैचुरेटेड हवा थी, ठीक है, मतलब उस हवा के मास में टेम्परेचर, मतलब कि मैं और वाटर वेपर ऐड कर सकता था। जब सेम हवा का मास ऊपर गया, फैला, उसमें टेम्परेचर कम हुआ, उसमें टेम्परेचर कम हुआ, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी इसकी। यहां पे RH क्या था, लेस, यहां पे RH इंक्रीज कर गया, इस पॉइंट पे RH 100% हो गया, थोड़ा सा और ऊपर गया तो मेरी हवा और एक्सपेंड की, टेम्परेचर कम हुआ, कैपेसिटी कम हुई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, पानी की फिर वो जो होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई एयर की, और वो पानी हवा से छलक गया, जो मुझे बारिश के रूप में दिखता है, रेनफॉल के रूप में दिखता है। बताएं, क्लियर, यहां तक समझ में आया। एक जो मेन पॉइंट है अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है। अब एक बात बताइए, जब ये हवा यहां पर है, जब ये हवा यहां पर है तो लेटेंट हीट यहां पर, गुप्त ऊष्मा इसकी ज्यादा है कि कम है इसके मुकाबले, यहां पर कम है, यहां पर कम है। तो जब ये एनर्जी यहां पे पहुंची, ठीक है, जब ये एनर्जी यहां पे आके सब कंफ्यूज होते हैं, यहां तक समझ, ये बताइए समझा कि नहीं समझा, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग सब कंफ्यूजन वाला टॉपिक है पूरा। क्लियर हुआ है यहां तक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको अभी छोड़िएगा, लेटेंट हीट
जिसके पास कम है वो कम रिलीज करेगा, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा रिलीज करेगा। लेटेंट हीट किसके पास कम है? अनसैचुरेटेड के पास कम है। लेटेंट हीट किसके पास ज्यादा है? सैचुरेटेड के पास ज्यादा है। ठीक है, ठीक। अब एक बात बताइए, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट मेरा ये है, हाँ, गैस ऊपर गई और अनसैचुरेटेड गैस उसने यहां पे आके हीट को रिलीज कर दिया, यहां पे आके हीट को रिलीज कर दिया। तो अनसैचुरेटेड एयर ज्यादा रिलीज करेगा कि कम रिलीज करेगा? कम करेगा ना। तो अगर मैं यहां से इधर का नापूं तो रेट ऑफ डिक्रीज इन एयर मास ज्यादा होगा कि कम होगा? यहां क्लियर होगा? मैं रब कर दूं इसको, चलिए। ये मेरा एक बेस है, ठीक है, यहां पे मेरी एयर मास है। क्या है? एयर मास है। हम्म हम्म इसका T1 टेम्परेचर है, मान लीजिए इसका है 30 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए इसको। क्या मान लिया हम लोग? 80 डिग्री सेल्सियस मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। T1 मान लिया, सबसे जी। यहां पर ये एक्सपेंड किया, यहां पर ये एक्सपेंड किया। तो एक बात बताइए, अभी ये अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, तो ये लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा चारों तरफ कम छोड़ेगा कि ज्यादा छोड़ेगा? कम छोड़ेगा, हाँ, कम छोड़ा इसने, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे मैं और समझे हम लोग कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं सीढ़ी पे आगे, एक स्लैंटिंग है, मुझे ऊपर चलना है, मुझे यहां से ऊपर जाना है, ठीक है। तो मैं चढ़ रहा हूं और पीछे कुछ रखते हुए भी जा रहा हूं, मेरे पास कुछ ईंटें हैं, समझिएगा, मेरे पास कुछ ईंटें हैं, मुझे ऊपर जाना है। मेरा काम क्या है? ऊपर जाना भी है और रखते भी जाना है, ठीक है। मैं ऊपर गया, मेरे पास ईंटें हैं ही कम, मेरे पास ईंटें हैं ही कम, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई ऐसा कर दूं, एक ईंट ऐसे लगा दी, एक ईंट ऐसे लगा दी, एक ईंट ऐसे लगा दी और ऐसे लगा दी, बोले भाई चढ़ जाओ। बात समझिए? तो बताओ, स्लोप मेरा ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? स्लोप ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ डिक्रीज कम ज्यादा हो गया, बताइए। अब एक बताइए, मेरे पास ईंटें बहुत ज्यादा हैं, मैंने नीचे पूरा बेस लगाया, नीचे मैंने 4 ईंट का लगाया, फिर 3 ईंट का लगाया, फिर 2 ईंट का लगाया, फिर 1 ईंट का लगाया, हाँ। तो रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा हो गया कि कम हो गया? कम हो गया। ये समझे? ईंटों से समझे हम लोग? जिसके पास ईंटें ही कम थी वो बेचारा क्या कर रहा था, एक ईंट लगाई, इस पे जस्ट एक और ईंट लगा दी, फिर एक और ईंट लगा दी, फिर एक और ईंट लगा दी, इसका स्लोप ज्यादा हो गया था। इसने क्या किया? आराम से चढ़ो भैया। बात समझ में आई? अब ईंटों से समझ में आया हमें ना। तो जिसके पास यहां से उसने एनर्जी रिलीज की, यहां पहुंचा, एनर्जी रिलीज की, जब एनर्जी इसके पास कमी थी तो कम रिलीज की, तो इस पॉइंट इसका रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा हो गया। और जब हवा सैचुरेटेड हो गई तो उसका रेट ऑफ डिक्रीज कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट समझे आप? इसमें हर 1000 मीटर पर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसमें हर 1000 मीटर पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा किसमें हुआ? अनसैचुरेटेड में ज्यादा होगा, सैचुरेटेड में कम। बताइए, हम लोगों ने अगर ईंटों का एग्जांपल लिया तो उससे समझ में आया मुझे? क्लियर हुआ? यहां पर स्लोप की बात समझिएगा, स्लोप से हमें समझ में आ जाएगा। टेन 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 18 नहीं है, 10 है। 10 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर है? नहीं? एक बार आप लोग घर जाइए, सोचिए कि हमने क्या पढ़ा, कंफ्यूज होइए, कल फिर आएंगे, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये आप लोग एक बार फिर से जाकर ना ईंटों के एग्जाम्पल को लेकर देखिएगा, तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग द पॉइंट। ठीक है? ठीक। एक चीज और, लास्ट पॉइंट, ये जो रेट है ना, इसे हम कहते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। एक चीज बस जो मेन पॉइंट में बताना भूल गया, इसे हम क्या कहते हैं? ड्राई एडिया शुष्क एडियाबैटिक, क्या कहते हैं इसको हम लोग, उसमें शुष्क एडियाबैटिक परिवर्तन दर, इसे हम कहते हैं वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या कहते हैं? वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, या फिर आर्द्र एडियाबैटिक परिवर्तन दर। जब अनसैचुरेटेड है उसको हम कह रहे हैं ड्राई, जब सैचुरेटेड में हो रहा है तो हम कह रहे हैं वेट। इतना याद रखिए। अनसैचुरेटेड है उसको हम कह रहे हैं शुष्क, और जब पूरा आर्द्रता हो जा रही है तो उसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको? आर्द्र। क्लियर है? चलिए हम यहां पर क्लास को कंक्लूड करते हैं, कल इससे हम लोग शुरू करेंगे। पहले थोड़ा लिख लेंगे जो पहले का रुका हुआ था, देन हम लोग से कंटिन्यू करेंगे इससे। ठीक है, थैंक यू।